स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। ये हमारा इन्वायरमेंट का चौथा लेक्चर है, ठीक है ना। इससे पहले 3 लेक्चर अपलोड कर दिए, चौथा लेक्चर है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं, रिपोर्ट देख रहे हैं, ये डायमेंशन देख रहे हैं, कुछ नए आइडिया को ले रहे हैं जो कि डीकेडी में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सब लोग देखे रहोगे तो अच्छा आएगा, डीकेडी में मजा आएगा, समझ में भी आएगा। नहीं देखे रहोगे तो ऊपर से जाएगा ना। ये तो मालूम है कि 3 डीकेडी में कहीं से भी आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा, आंसर देने लायक हो गए, ठीक है। अब देखो, 2 बातें आती हैं कि वाटर इनसिक्योरिटी की बात आती है। एक क्या वाटर इनसिक्योरिटी और एक वाटर क्राइसिस की बात आती है। क्या दोनों एक ही है? नहीं, दोनों अलग अलग है। अब इनसिक्योरिटी में, असुरक्षा में क्या आएगा ये देख लो। तो असुरक्षा में सबसे बड़ी बात क्या होगा कि जल की उपलब्धता होगी लेकिन गुणवत्तापूर्ण नहीं होगी। गुणवत्तापूर्ण नहीं होगी। जल कैसा होगा? गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा, मतलब गुणवत्तापूर्ण जल की अनुपलब्धता होगा, ठीक है, पहली बात। ठीक है, ये आपदा को बढ़ा सकता है, ये आपदा को बढ़ा सकता है। लेकिन वहीं सिक्योरिटी की बात करें, मतलब क्राइसिस की, संकट की बात करें, तो संकट में क्या होगा? तो संकट में गुणवत्तापूर्ण तो बात छोड़ो, जल का ही अनुपलब्धता होगा। यहाँ पे एक वर्ड है गुणवत्तापूर्ण, यहाँ पे जल ही अनुपलब्ध होगा, ठीक है ना, अनुपलब्ध होगा। और ये आपदा को बढ़ाएगा नहीं, आपदा प्रेजेंट करेगा, आपदा को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। यही अंतर है असुरक्षा और संकट में। जैसे कि मानव को मूलभूत आवश्यकता है पानी के लिए, क्या? आजीविका चलाने के लिए, परितंत्र को कार्य को पूरा करने के लिए, जो भी इकोसिस्टम है उनको कार्य करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले जल की पर्याप्त मात्रा में अनुपलब्धता से परिभाषित किया जाता है। गुणवत्ता वाले जल नहीं होंगे, ये असुरक्षा की भाव है। साथ ही साथ इसमें जल से जुड़ी आपदाओं से बढ़ते जोखिम को भी शामिल किया जाता है कि इसमें आपदा को बढ़ा सकता है, यह जोखिम शामिल होता है। संकट क्या? जल गुणवत्ता की बात ही छोड़ो, जल ही नहीं होगा। गुणवत्ता तो बहुत बड़ी बात है गुणवत्ता की, जल ही नहीं उपलब्ध होगा और आपदा प्रदर्शित करेगा। तो ये 2 चीजें हमेशा जब भी है अपने लैंग्वेज में डिफाइन कर लेना है, असुरक्षा पूछ रहा है या संकट पूछ रहा है। भारत में जल असुरक्षा के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं? और यही कारक किसके हैं? संकट के भी हैं। ध्यान रखना, संकट के भी यही कारक हैं। लेकिन एक व्यापक पैमाने पे अगर हो गया, व्यापक पैमाने पे हो गया तो वो संकट हो जाएगा। असुरक्षा क्या? उससे डायमेंशन लेंगे। तो जैसे भूजल के स्तर में गिरावट होगी तो जल असुरक्षा हो जाएगा। तो भू स्तर में गिरावट के कारण क्या है? कृषि है, उद्योग है, घरेलू उपयोग है। तो इसके 3 कारण हमने बताया। 3 कारण क्या? कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग की वजह से भू स्तर में गिरावट हो रही है, ठीक है। सतही जल प्रदूषण हो रहा है। सतही जल प्रदूषण में कौन सतही आएंगे? तो नदियां, झील, ये इनमें प्रदूषण हो रहा है और उसमें पानी जो छोड़ा जा रहा है वो कैसा छोड़ा जा रहा है? अनुपचारित छोड़ा जा रहा है। तो दूसरा कारण हो गया। पहला कारण भूजल में गिरावट, दूसरा क्या? सतही जल प्रदूषण, तीसरा क्या? जल निकायों का लुप्त होना। जल निकायों को लुप्त होना मतलब शहरीकरण जब हो रहा है तो शहरीकरण की वजह से अतिक्रमण होगा, ठीक है। और अतिक्रमण होगा तो जो जल निकाय होंगे उसका उचित रख रखाव नहीं होगा ना, रख रखाव नहीं होगा, उसमें गाद आएगा, लवड़ता आएगा, सुपोषण संबंधी गतिविधियां बढ़ेंगी, अवैध बालू खनन होगा, तो जल निकाय क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे। जल विज्ञान संबंधी कारक, ठीक है, मतलब जल विज्ञान संबंधी कारक में देखिए, हाइड्रोलॉजिकल कारक में, फैक्टर में, तो वर्षा के प्रतिरूप में बदलाव हो रहा है। कहीं बारिश हो रहा है, कहीं बारिश ही नहीं हो रहा है। बारिश जहां हो रहा है बाढ़ आ जा रहा है, जहां बारिश नहीं हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है? सूखा हो रहा है, नदियां सूख जा रही हैं, सिकुड़ जा रही हैं। दूसरा क्या? वाष्पोत्सर्जन, इवोपरेशन, ट्रांसपायरेशन, दोनों, ठीक। नेक्स्ट कॉज में अगर देखें तो संस्थागत कारक है। संस्थागत कारक में क्या? कि जो पर्यावरणीय मानदंड है, कानून है, नियम है, उसको प्रभावी रूप से लागू नहीं करना, अपर्याप्त अपशिष्ट जल उपचार सुविधा होना, ये जिम्मेदार कारक है। जिम्मेदार कारक में क्या? तो हमने बोला
जिम्मेदार कारक में क्या क्या है? भूजल में गिरावट, सतही जल प्रदूषण, जल निकायों का लुप्त होना, जल विज्ञान संबंधी कारक, संस्थागत कारक। भारत में वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए क्या है जल के बारे में, तो वाटर रिसोर्स इंडेक्स के एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस के अनुसार भारत दुनिया के 17 चरम जल दबाव वाले देशों में से 13वें स्थान पे है। 17 चरम जल दबाव वाले देश हैं, उसमें से 13वें स्थान पे भारत है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूज कर सकते हैं जब भी जल संकट में आएगा, ये हमेशा ये यूज करेंगे। 2021 में प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक उपलब्धता कितना था? तो 1486 घन मीटर थी, जबकि देखा जाए स्वतंत्रता के बाद ये 75% गिरावट हुई है, 75% की गिरावट हुई है। मतलब 1947 में 75% इससे ज्यादा था ना। भूजल स्तर में 61% की गिरावट हुई है 2007 से लेकर 17 के बीच में, और सतही जल का 70% उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाया गया। सतही जो जल है उसका 70% उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाया गया। तो 3 डाटा भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जल की स्थिति क्या है। और भी हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे चेन्नई वगैरह में क्राइसिस, बेंगलोर वगैरह शहर में क्राइसिस हुआ था, ठीक है, उसकी भी बात कर सकते हैं। लेकिन मेजर देखा जाए तो चरम जल दबाव वाले इंडेक्स में 17 देशों में से 13वें स्थान पे था। प्रति व्यक्ति जल वार्षिक उपलब्धता कितना है? 1486 घन मीटर है, जो स्वतंत्रता के बाद 75% गिरावट प्रदर्शित कर रहा है। भूजल के स्तर में कितना गिरावट हुआ है? 61%। और सतही जो जल है वो 70% उपभोग के लायक नहीं है। योजना या नीति या पहल क्या लाया गया किसके लिए? तो वाटर कंजर्वेशन के लिए या असुरक्षा से निपटने के लिए। तो जल शक्ति अभियान चलाया गया, ठीक है। इसमें जिले और ब्लॉकों पे ध्यान दिया जा रहा है। जल संरक्षण और जल सुरक्षा बढ़ाया जा रहा है जल शक्ति अभियान के द्वारा। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान वर्षा जल का संचयन करने और उसे संरक्षित पे क्या है केंद्रित है। तो जल शक्ति अभियान लाया गया। राष्ट्रीय जल मिशन लेके आया गया। इसमें इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट की बात कहा गया है। मिशन अमृत सरोवर लेके आया गया, ठीक है। मिशन अमृत सरोवर अभी लेटेस्ट हुआ। 75 जल निकायों को विकास और पुनरुद्धार की बात किया गया था, जिसमें से यूपी पहला था। मिशन अमृत सरोवर लेके आया। अटल भूजल योजना लेके आया। जहां जल संकट वाले क्षेत्र हैं वहां पे क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की बात कहा जा रहा है। और नीति आयोग द्वारा जल प्रबंधन सूचकांक जारी किया जाता है। अमृत योजना 2.0 लेके आया गया। जल जीवन मिशन लेके आया गया 2024 तक चलाने के लिए। तो ये कार्यक्रम चल रहे हैं, जल शक्ति अभियान, राष्ट्रीय जल मिशन, मिशन अमृत सरोवर, अटल भूजल योजना, अमृत जल जीवन मिशन। तो ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें हमको मिशन मालूम हो और इसके बारे में कुछ लिख सके ना, कुछ लिख ले, ज्यादा नहीं लिखना है। बाधाएं क्या है, क्या सीमाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं। कुल जल मांग के हिसाब से देखा जाए उपयोग किए जाने योग्य जल भंडारों से अधिक है। मतलब मांग क्या है, ज्यादा है जित आपूर्ति के हिसाब से। सीधी बात ये बोले, मांग ज्यादा है आपूर्ति से, पहला बात। दूसरा बात क्या है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से जल संकट है। तो जलवायु परिवर्तन से निपटे कैसे। सतही जल भंडार की क्षमता बढ़ाने की, कैपेसिटी की बात है। चुनौतियां जैसे बांध से जुड़े हैं, बांध से जुड़े मुद्दे हैं। सतही और भूजल, पेयजल और सिंचाई के प्रबंध में संबंध में एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव है, ये हमेशा रहेगा। तो देखो मांग हमेशा ज्यादा है आपूर्ति से, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सतही जल का क्षमता कम हो रहा है, और हमारा जो समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए मैनेजमेंट के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए, है नहीं है। ठीक, तो आगे की राह क्या होना चाहिए भाई? अब झोला भर भर के दो। आगे की राह में क्या दोगे कि जल संकट सबसे ज्यादा यूज कहाँ किया जाता है, जल संकट या सुरक्षा सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज किया जाता है? कृषि में किया जा रहा है। तो कृषि की भाई नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई ऊर्जा के साथ बताओ। फिर उद्योग को बताओ कि ये उपचार करके जल छोड़े। तीसरा क्या कि इसके उद्योग के
में जो पानी अगर कोई न्यूट्रिएंट वाला हो तो कृषि में उपयोग किया जाए। तीसरा क्या, उपभोग की, लोगों की उपभोग की कैपेसिटी या जन जागरूकता करो ना। फिर क्या कर सकते हो, तो फिर क्या करो, जितने हमारे कानून या नियम या जो योजनाएं चल रहे हैं उसको प्रभावशाली तक लागू करो। जल संसाधन मैनेजमेंट सिखाओ उनको, लोगों को जल संसाधन प्रबंधन के बारे में बताओ। ठीक है, चक्रीय जल करो, चक्रीय जल व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को बढ़ाओ, चक्रीय जल अर्थव्यवस्था को बढ़ाओ। तो ये सारे सेक्टर में हम बता सकते हैं, कोई आगे की राह हमें यहाँ पढ़ने का मतलब ही नहीं है ना। आप लोग को हमेशा बोलते हैं कि अपने डीकेडी से निकालो, तो प्रॉब्लम भी समझ में आएगा, हमेशा दिमाग चलाना चाहिए, और वही काम किया यहाँ पे। भूजल निष्कर्षण की बात करें, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की क्या हालत है कि कितना जल निकाला जा रहा है। अगर भारत वैश्विक भूजल निकासी की बात करें तो 25% हिस्से के साथ उत्तरदायी है। 25% अकेले भारत क्या करता है, भूजल का निष्कर्षण करता है, और विश्व स्तर पे सर्वाधिक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। और केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा देश के 6,881 भूजल इकाइयों का क्या किया, आकलन किया। तो आकलन किया तो कुछ रिपोर्ट बताएगा, उसमें बताया कि 17% जो भूजल इकाइयां हैं वो उनका अति दोहन हुआ है, 5% को संकटपूर्ण बताया, और 14% को अर्ध संकटपूर्ण बताया, और 63% को सुरक्षित बताया। इतने में से इतना बताया तो ये बताता है कि क्या भूजल की स्थिति है। वार्षिक भूजल निकासी का 90% हिस्सा कहां जाता है, तो कृषि संबंधी गतिविधियों को जाता है। सबसे ज्यादा भूजल कौन यूज कर रहा है, कृषि कर रहा है। ठीक, अब बताएं कि इसमें बाधाएं क्या हैं। तो एक तो वर्षा कम है और सिंचाई का कम कवरेज है, तो इसलिए भूजल बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, इन गतिविधियों की वजह से भूजल का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। भूजल के अतिदोहन को रोकने के लिए या हतोत्साहित करने के लिए कोई प्रभावी कानून नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। कृषि नीतियों से देखा जाए तो उस पे क्या, बिजली पे निःशुल्क सब्सिडी दिया जाता है, जल गहन फसलों के लिए अधिक एमएसपी दिया जाता है। तो कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए भूदोहन बहुत करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर हम बताएं, आपका डायमेंशन खोलें तो डायमेंशन क्या होगा, तो एक हमारा मानसून की प्रवृत्ति होगा, मानसून की प्रवृत्ति। और दिमाग में अगर कहें कि हमें नहीं मालूम है, हमें लिखना है क्या है, तो ये चीजें हमने कहा था ना कि हमेशा ध्यान रखना पर्यावरण पे। कोई भी चीजें अगर लिखना है, दिमाग में सोच लाना है, तो कैसे करेंगे, तो एक सिंपल सा सोच ला सकते हैं क्या, कि मौसम संबंधी कारक होगा, इसका मौसम संबंधी कारक होगा, बाधाएं। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा क्या है, जनसंख्या संबंधी कारक होगा। तीसरा क्या होगा, भौतिकी संबंधी या भू क्षेत्र जैसे कारक होंगे, भौतिकी। चौथा क्या होगा, तो चौथा हमारा तकनीकी कारण होगा। ठीक है, पांचवा क्या हो सकता है, तो पांचवा क्या हो सकता है, कृषि हो सकता है, या हम कहें उद्योग भी हो सकता है, etc। हम इतना तो बोल सकते हैं ना बाधाएं। मौसम संबंधी बाधाएं में क्या बोल सकते हो, मौसम संबंधी बाधाएं की अनिश्चितता, मानसून की अनिश्चितता, क्लाइमेट चेंज, हम ज्यादा नहीं है। जनसंख्या संबंधी क्या, तो दोहन, दबाव, जल संसाधन पे दबाव। भौतिकी में क्या, तो पठारी भाग, ठीक है, मरुस्थलीय, या अंतः स्पंदन, जो बारिश होगा तो अंतः स्पंदन कम हो तो वहां पे हो जाएगा। तकनीकी का अभाव, हम जहां भी तकनीकी होंगे वहां पे दक्ष होंगे, एफिशिएंट होंगे, तो उसका ऑप्टिमम यूज करेंगे। तो तकनीकी का अभाव होगा तो उतना ही जल वेस्ट होगा। कृषि और उद्योग अंधाधुंध क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो ये बाधाएं हो सकते हैं। तो चुनौतियां क्या है, गिरते भूजल के पुनर्भरण करना है तो उसके समक्ष चुनौतियां क्या है।
तो पहली चुनौती क्या है, अगर पुनर्भरण करना चाह रहे हैं, भूजल स्तर को बनाए रखना चाह रहे हैं, मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो क्या है? तो पहले देखो, दक्षिण राज्य में कठोर चट्टानी है, जैसे महाद्वीपीय बोल दिया, प्राद्वीपीय, ठीक है। भूभाग में वर्षों की मात्रा में भिन्नता, शहरों में अधिक सड़कें, रेत खनन, ये सब पुनर्भरण के लिए क्या है, चुनौतियां कार्य करती है। सोच के देखना इस पे। उच्च भूजल निकासी के प्रभाव क्या हो सकते हैं अगर निकाला जाए? तो भूजल स्तर में गिरावट होगा पहला। दूसरा क्या है, दूषित पदार्थों की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। निकासी की लागत में वृद्धि होगी, सतही जल आपूर्ति में कमी होगी, भूस्खलन आएगा, तटीय क्षेत्र में लवणीय जल का प्रवेश होगा, ये सब इसका प्रभाव होगा। अब जरा सा बात करते हैं कि योजना या नीति या पहल क्या लाया गया। तो राष्ट्रीय जल नीति 2012 लेके आया गया, उसमें इसकी रूपरेखा का प्रस्ताव रखा गया था भूजल के लिए। जल शक्ति अभियान लाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। 2013 में केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा भारत में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान लेके आया गया। किसके द्वारा? भूजल बोर्ड द्वारा, केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाया गया। में अगर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में देखा जाए तो वाटर सेट विकास घटक को भी शामिल किया गया। अटल भू योजना लाया गया, भूजल योजना लाया गया। फिर बाधाएं क्या है? तो वही जो हमने पहले देख चुके हैं। आगे की राह फिर से वही बात कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम देखें तो ध्यान रखना है हमें इस बात का, फिर से हमने ये डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, फिर से हमने ये कहा कि भाई आगे की राह हमें कभी नहीं, कारण से ही आगे की राह अपनी विकसित करनी है, अपनी बोलनी है, कभी किताब की छापनी भी नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। आल्दो क्या यहाँ पे ले सकते हैं डायमेंशन, जो कारण होना चाहिए। सुझाव क्या हो सकता है कि भाई आप मैपिंग करो कि कहाँ पे असुरक्षा है, मैपिंग करो, इसरो का मदद लो, मैपिंग करो, उस क्षेत्र को क्या करो, पहचानो, पहचानने के बाद वहां के लोगों को जागरूक करो। जागरूक किसके लिए करो? जागरूक करोगे पानी बचाने के लिए, जागरूक करोगे क्या, तो वाटर सेट विकसित करने के लिए, जागरूक क्या करोगे, तो वहां पे जल चक्र बनाने के लिए ना, पहली बात होगा। दूसरा क्या, टेक्नोलॉजी, हमेशा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो, चाहे कृषि में, चाहे उद्योग में, कहीं भी करो, हर एक सेक्टर में करो, ठीक। और संस्थागत रूप से सुदृढ़ करो, संस्थागत रूप से सुदृढ़ करो कि तंत्र हो निगरानी करने के लिए या प्रभावी बनाने के लिए। फिर क्या करो, योजना या कोई नीति है उसको सफल बनाने के लिए क्रियान्वयन करो। ऐसा तो करो ना, बस यही तो आगे की राह है, यही तो सुझाव है। ग्रे वाटर प्रबंधन, ग्रे वाटर मैनेजमेंट क्यों सुर्खियों में रहा? तो विश्व जल दिवस पे जो 2022 था उसमें सुजलाम 2.0 स्टार्ट किया गया और ग्रे वाटर रिसाइकलिंग परियोजना शुरू की गई, इसलिए यहाँ पे था। अब हो सकता है लेकिन एक डायमेंशन तो मिल रहा है कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ग्रे वाटर होता क्या, पहले तो यही सोचें। तो जो भी ग्रे वाटर का मतलब ये होता है कि घर से निकलने वाले अपशिष्ट जल ही को क्या बोलते हैं, ग्रे वाटर बोलते हैं। जैसे शावर में नहा रहे हो, बाथ टब में नहा रहे हो, सिंक से पानी, किचन का, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन में प्रयुक्त होने वाला जल शामिल होता है, हम यूज कर रहे हैं जो, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रे वाटर। तो ग्रे वाटर मैनेजमेंट भी एक अपने तरीके से हमारा डायमेंशन लेके चलना है। उस समय तो न्यूज में था लेकिन इसको तो यूज कर सकते हैं ना भाई। और सुजलाम 2.0 अच्छा याद आना चाहिए हमेशा, योजना और नीति की बात करोगे तो। एक घर से लगभग 50 से 80% तक ग्रे वाटर के रूप में अपशिष्ट जल निकलता है। 50 से 80% डाटा हो गया। फिर अगर बात करें कि भारत में ग्रामीण घरों में 70% से अधिक ताजा जल कैसे में हो जाता है, ग्रे वाटर के रूप में प्रयुक्त होता है। 70% परिवर्तित हो जाता है। अब जरा सा बात करें कि ग्रे वाटर प्रबंधन के सिद्धांत क्या है सिद्धांत। तो इसको कमी करना, मतलब ताजे जो जल हैं या भूमिगत जल हैं उनको क्या करें, विवेकपूर्ण दोहन करें, उपयोग करें, ठीक है, कि बहुत ज्यादा ग्रे वाटर ना हो, फिर से उपयोग में लाया जाए। अगर निकल रहा है ग्रे वाटर उसको क्या करें, फिर से यूज में लिया जा सकता है। जैसे किचन गार्डन है उसमें डालने के लिए, वाहन धोने के लिए, शौचालय में फ्लश करने के लिए यूज लाया जा सकता है ग्रे वाटर का। पुनर्भरण के लिए किया जाता है, सोक पीट, लीच पीट आदि जैसे टेक्निक से क्या किया जाता है, भूजल को फिर से पानी में पूर्ति किया जाता है। या भूजल को सोक पीट या लीच पीट में क्या होगा, वो ग्रे वाटर
कहाँ चला जाएगा? भूजल में चला जाएगा, भूजल का स्तर बना रहेगा। तो ग्रे वाटर प्रबंधन के 3 सिद्धांत हैं, इसकी कमी को करना, कम करना, फिर से उपयोग करना, पुनर्भरण करना। ग्रे वाटर पुनर्चक्रण का क्या महत्व है? अगर ग्रे वाटर का पुनर्चक्रण करने लगे तो इसका महत्व तो कुछ होगा, कुछ उपयोग तो होगा। तो जो पर्यावरण के नुकसान पहुंच रहा है उससे रोका जा सकता है, मीठे जल की मांग को कम किया जा सकता है, और एक विश्वसनीय जल संसाधन साबित हो सकता है ग्रे वाटर का पुनर्चक्रण। उच्च नाइट्रोजन और फास्फोरस सामग्री के कारण एक अच्छा पोषक तत्व के रूप में इसको यूज किया जाता है, कृषि में स्रोत बन सकता है। भू निम्नीकरण या लैंड डिग्रेडेशन की बात करें तो भूमि की क्षरण होना, लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है? 2 तरीके से हो सकता है, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना। अब लैंड डिग्रेडेशन की बात जहां पे करेंगे तो मृदा की क्या हो रहा है? मृदा का क्षरण हो रहा है, उत्पादकता घट रही है, मृदा का अपरदन हो रहा है, etc। दूसरा क्या? तो हम प्राकृतिक संस्कृति को या प्राकृतिक पर्यावरण को हम कैसे चेंज कर रहे हैं? सांस्कृतिक पर्यावरण में चेंज कर रहे हैं। मतलब ये कि वन का कटाव कर रहे हैं, वन उन्मूलन कर रहे हैं और खेत को बढ़ाए जा रहे हैं। तो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। प्रभाव क्या होगा भूमि के निम्नीकरण से? भाई खाद्य सुरक्षा और जल सुरक्षा, हमें याद है ना कि ये बताया था, याद करो। यहाँ पे क्या था? फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल। यहाँ पे क्या था? तो यहाँ पे वाटर था, और यहाँ पे क्या था? लैंड या मृदा। इन तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यहाँ पे हमने बोला था इकोसिस्टम। अगर ये तीनों बैलेंस है, ये क्या है? वायुमंडल है। ये तीनों बैलेंस होगा तो क्या होगा? इकोसिस्टम हमारा चकाचक रहेगा, निम्नीकरण नहीं होगा। तो अगर मान लो कि हमारा भूमि प्रभावित हो रहा है तो फॉरेस्ट प्रभावित होगा, फॉरेस्ट प्रभावित होगा तो वाइल्ड एनिमल प्रभावित होगा, और ये प्रभावित होगा तो वाटर प्रभावित होगा। तो इकोसिस्टम कैसा हो जाएगा? बैलेंस, मतलब अनबैलेंस हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। वायुमंडल प्रदूषण क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। तो फिर क्या होगा? ये भूमि का निम्नीकरण के साथ साथ पर्यावरण का निम्नीकरण करेगा और बायोडाइवर्सिटी का ह्रास करेगा ना, बोल सकते हैं ऐसे। तो खाद्य सुरक्षा और जल सुरक्षा खतरा में आ जाएगा। लैंड मतलब मृदा, और मृदा की उत्पादकता घटेगी तो खाद्य सुरक्षा, और वाटर कम होगा तो जल सुरक्षा। तो संकट होगा कि नहीं? प्रवास और मौजूदा सामाजिक तनाव बढ़ेगा, पशुजन्य रोग होगा, जल और खाद्य जनित रोग। मतलब ये हमको प्रभाव बताना पड़ेगा। ऐसा बड़ा अजीब सा लगता है कि हम इतनी बार बोल दिए हैं। जरा सा एक बार फिर से सुन लो कि ये हम बनाए वायुमंडल वायु प्रदूषण दिखाए, प्रदूषण ये बताया हमने, फॉरेस्ट प्लस वाइल्ड एनिमल, ये बताया मृदा, ये बताया हमने क्या? जल, ठीक है। और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये असंतुलित हो गया तो हमारा इकोसिस्टम क्या होगा? असंतुलित हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण होगा तो ये तीनों को हो जाएगा। अगर एक भी इसमें से गड़बड़ हुआ तो हो जाएगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? भूमि निम्नीकरण का मतलब मृदा की बात कर रहे हैं। सब प्रभावित हो जाएंगे और इकोसिस्टम कैसा हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। मतलब आप लोग, ये असंतुलित हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निम्नीकरण हो जाएगा, पर्यावरण का निम्नीकरण हो जाएगा। मतलब बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सीधी बात है। नहीं बोलना चाहते हो, इसको नहीं बोलना चाहते हो तो एक और लो, इसको नहीं बोलना चाहते हो तो एक और डायमेंशन लो। बोलने की हमेशा डायमेंशन चाहिए तो हमसे कहो, हम डायमेंशन देंगे। क्या लिथोस्फीयर पे क्या प्रभाव होगा? लिथोस्फीयर की ही बात कर रहे हैं। लिथोस्फीयर में हमारा मृदा है या भूमि है? भूमि का निम्नीकरण होगा तो हमारा क्या होगा? जल मंडल प्रभावित होगा। जल मंडल में क्या प्रभाव होगा ये सोचो। फिर हमारा जीव समुदाय पे प्रभाव होगा, ये सोचो। जीव समुदाय पे प्रभाव होगा, जीव समुदाय पे प्रभाव होगा, इसका मतलब एटमॉस्फेयर पे भी कुछ प्रभाव होगा या वायुमंडल पे भी प्रभाव होगा। अब इन तीनों पे 3-3 पॉइंट भी लिख दिए, 3-3 पॉइंट तो 9 पॉइंट हो गया, डायमेंशन हो गया, खत्म ना। मैं बार बार कहता हूं सोचो। अब प्रमुख लक्ष्य क्या है इसका? हम पढ़ाएंगे नहीं, उस चीज को बताएंगे नहीं। ये चीज वो हमने बताया, डायमेंशन हर चीज में प्रभाव क्या होगा। यहाँ पे 4 ही पॉइंट बताया, हमने कहा 9 पॉइंट लिख सकते थे ना, 9 पॉइंट लिख सकते हो तो 9 पॉइंट लिखो वहां पे। ये चीज नहीं है पढ़ने का,
है ही नहीं धर रहा, क्योंकि अब आप लोग हमसे ज्यादा समय से जुड़ रहे हो, तो आप सोचने की कैपेसिटी विकसित करना होगा, खुद सोचना होगा, रोको, सोचो, फिर जाओ। एक बार सोच लिया तो जिंदगी भर याद रहेगा ना। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभिसमय यूएनसीसीडी के तहत भू निम्नीकरण तटस्थता लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2030 तक। 26 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि का पुनरुद्धार करना। ये हमेशा कोट करेंगे कि जब भी भूमि निम्नीकरण की बात आएगा तो बताएंगे कि 2030 तक एलडीएन मतलब लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को निर्धारित किया है कौन? यूएन। यूएन क्या? तो यूएन के सीसीडी मतलब मरुस्थलीय रोकथाम अभिसमय। अब बात करते हैं वर्तमान स्थिति की बात करें तो 2018-19 में भूमि निम्नीकरण के तहत भारत में लगभग 30% का हिस्सा क्या हो गया? तो निम्नीकरण हो गया। 30% मतलब 9785 मिलियन हेक्टेयर क्या हो गया? निम्नीकरण हो गया। भारत का मरुस्थलीय और भूमि निम्नीकरण एटलस के अनुसार 30% हिस्सा हो गया। झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, गोवा जैसे राज्यों में 50% से अधिक मरुस्थलीकरण या भूमि निम्नीकरण के अधीन है। 50%, ये भी एग्जाम्पल हो गया। वर्तमान में पुनरुद्धार के अधीन कितना? तो 98,10,940 हेक्टेयर पुनरुद्धार के अधीन है भारत में वर्तमान। तो ये डाटा है, ये डाटा याद रखना है। योजना और नीति क्या लाया जा रहा है भूमि निम्नीकरण के लिए? तो देखो, भारत संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभिसमय का हस्ताक्षर करता है। भारत बैन जो बॉन चैलेंज है उसमें भी शामिल है। इसके बॉन चैलेंज के तहत 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत और नवनीकृत भूमि का पुनरुद्धार करने का वैश्विक लक्ष्य रखा गया। कितना? बॉन चैलेंज में। तो बॉन चैलेंज को याद रखना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2018 में रेड प्लस रणनीति को जाहिर किया। रेड प्लस किससे जुड़ा हुआ है? तो वनारोपण से जुड़ा हुआ है। किसे? वनारोपण से। बस इतना जान लो। हरित जल मार्ग नीति 2015 क्षतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम लाया गया 2016 में। तो ये भूमि डिग्रेडेशन के लिए किया जा रहा है। वन संरक्षण लाया गया है, ठीक है। वन संरक्षण के नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, वन अग्नि निवारण प्रबंधन योजना ETC लेके आया। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लेके आया गया है। तो इस तरह से हमने बहुत सारी योजनाएं और नीतियां चलाए हैं। बस 3-4 याद हमेशा रखना है। बाधाएं क्या है? तो बाधाएं हमारे है कि जो आवास है, पनबिजली परियोजना है, खनन है, ये सब विकासात्मक जो कार्य हैं, मतलब जितने विकासात्मक कार्य हैं उसके लिए भूमि उपयोग होता है। और भूमि उपयोग की तीव्रता क्या हो गया है? बढ़ गई है इसकी वजह से। तो ये हमारी सीमाएं हैं कि विकासात्मक कार्य के लिए हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण को कैसे चेंज कर रहे हैं? सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में चेंज कर रहे हैं। अवैध कटाई हो रहा है, भूमि का अतिक्रमण हो रहा है, अनियंत्रित पशु चराई हो रहा है, सीमित ज्ञान और पुनरुद्धार कार्यक्रम की उच्च पूंजी लागत, कृषि में संसाधनों जैसे जल, उर्वरक, कीटनाशक आदि के उपयोग संबंधी कम दक्षता, ये सब बाधाएं हैं हमारे भूमि निम्नीकरण के। आगे की राह, फिर से हमने कहा आगे की राह हम कभी नहीं बताएंगे। आगे की राह आप खुद सोचो ना, अपना सोचा हुआ हमेशा सुझाव होना चाहिए कि वहां पे लगे कि हाँ याद नहीं करना पड़ रहा है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया देखा जाए राजस्थान में कैसा हो रहा है, तो ये हम राजस्थान का बता रहे हैं, लेकिन मरुस्थलीकरण की अगर कभी प्रक्रिया बोला जाएगा तो क्वेश्चन आएगा तो इसी हिसाब पे टैकल करना होगा, ठीक है। ये एक डाटा बोल रहा है, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने पाया है अपने डाटा में कि थार मरुस्थल का तीव्र विस्तार हो रहा है। और विस्तार के लिए उसने कारण बताया क्या? लोगों के प्रवास और वर्षा के प्रारूप में बदलाव हो रहा है, इसलिए मरुस्थलीकरण का विकास हो रहा है। रेत के टीलों का प्रसार हो रहा है, अब वैज्ञानिक वृक्षारोपण अभियान हो रहा है, संसाधनों के अत्यधिक दोहन हो रहा है, वनस्पति आवरण में कमी आई है, अरावली पर्वतमाला धीरे धीरे क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। तो ये भी कारण है। अरावली के क्षरण से रेतीले तूफान तीव्र हो गए हैं, तो और जो NCR तक पहुंचने लगे हैं। तो इस तरह मरुस्थली की प्रक्रिया क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये विस्तार के कारण है। आप सोचोगे तो सब आएंगे, अपने आप में आएंगे। जब इंडिया की मैप बनाओगे तो ये पता होगा कि यहाँ पे क्या है? अरावली पर्वत है और यहीं पे थार मरुस्थल है। और जब ये छेड़ हो जाएगा ना, जब लेवल इसका कम होगा तो ये क्या होगा? ये अगर हवा चलेगी तो ये उड़ के किधर जाएगा? तो NCR तक जाएगा। और भी कारण जितने बताए हैं सारे कारण होंगे, ठीक।
मृदा लवणीकरण या सॉइल सैलिनाइजेशन की बात करें तो सॉइल सैलिनाइजेशन मतलब क्या, खाद्य और कृषि संगठन ने जो एफएओ है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए मृदा की लवणता के खतरे को रेखांकित किया। किसने? एफएओ ने। मृदा की लवणीकरण तब होता है जब घुलनशील लवण पृथ्वी में बने रहते हैं। क्या होते हैं? पृथ्वी में बने रहते हैं, या लवणीय मृदा में अत्यधिक मात्रा में घुलनशील लवण होते हैं। मतलब हम सीधी बात करें कि इतना जानने के बाद कि एक भूमि है, उस भूमि में किसी तरह से क्या हो तो सैलाइन सॉइल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए किसी तरह से, और कारण बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। वो हो सकता है कि यहाँ पे जल ग्रांट के जल वाटर लॉगिंग की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो सैलाइन किसी तरह इसमें क्षारीय या हम कहें ना क्षारीय गुण बढ़ जाए तो वो उसको कहते हैं मृदा लवणीकरण, साल्ट। मृदा लवणीकरण के कारण क्या है? तो प्राकृतिक रूप से देखो क्या कारण है। प्राकृतिक रूप से पहली जल की कमी, दूसरा क्या है, अगर इवोपरेशन होगा, जैसे परत है और यही बनाया जाता है, ये परत है, इस पे पानी लगा के छोड़ दिया जाता है, और नमक कैसे बनाया जाता है ये बता रहे हैं, पानी डाल के, सॉल्ट समुद्री पानी डाल के यहाँ पे छोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे इवोपरेट हो जाता है, तो इसके ऊपर लेयर बन जाता है, ये लेयर हो जाता है, पानी इवोपरेट हो जाता है तो लेयर बन जाता है ये, और उसी लेयर को इकट्ठा करते हैं तो नमक बनता है। तो तीव्र वाष्पीकरण की वजह से होता है। लवणीय जल का प्रवेश हो जाए अगर समुद्र के तटीय रेखा, हमने बताया था 5700 तटीय रेखा हमारा क्या है, ज्यादा सुभेद्य है, और भूगर्भीय निक्षेपों से रिसाव आदि के कारण होता है। दूसरा क्या, मानव जनित हो। मानव जनित क्या, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पद्धति ना हो हमारा, जैसे जल भराव कर दें, पानी इकट्ठा कर दें, वाटर लॉगिंग कर दें, लवणता युक्त सिंचाई जल का उपयोग करें, उर्वरकों का अनुचित उपयोग करें, तो हमारा क्या हो जाएगा, लवणीकरण हो जाएगा। मृदा लवणीकरण के प्रभाव क्या है? तो कृषि उत्पादकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, जल गुणवत्ता की हानि होगी, मृदा जैव विविधता में कमी होगी, और मृदा अपरदन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मृदा लवणीकरण के प्रभाव होगा, ठीक। सतत विकास की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, तो सतत विकास की अवधारणा पहली बार देखा जाए तो 1987 में ब्रेटलैंड कमीशन द्वारा प्रस्तुत किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। है क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ये है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आगे की पीढ़ी की भी ध्यान रखा जाता है, वो हमारा क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। अपने लैंग्वेज में ये बोल देना है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सतत विकास और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो 3 उद्देश्य है सतत विकास के लिए। पहला क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जब भी पढ़ोगे ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अच्छे से पढ़ाएंगे इकोनॉमी में, जब पढ़ोगे तो देखो एक आर्थिक होगा, दूसरा क्या होगा, पर्यावरण से जुड़ा हुआ सस्टेनेबल गोल होगा, और तीसरा सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ होगा। यही 3 हमेशा डायमेंशन एसडीजी गोल में होगा। तो 3 उद्देश्य हैं क्या, आर्थिक वृद्धि करना, पर्यावरण को क्षरण कम करना, और सामाजिक समावेश बढ़ाना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करेगा, ये गवर्नेंस और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। ये क्या करेगा, तो जलवायु परिवर्तन से निपटेगा, जैव विविधता का क्षरण करेगा, समुदायों को कल्याण की बात करेगा। ये तीनों पे हम डीकेडी कर लेंगे, हो जाएगा कि आर्थिक में क्या करेगा। ये आर्थिक विकास होगा, समावेशी विकास करेगा, पर्यावरण का संरक्षण करेगा, सामाजिक उत्थान करेगा ना। सतत विकास के लक्ष्य की बात करें, एसडीजी लक्ष्य की बात करें, तो हमारे कितने एसडीजी लक्ष्य हैं, 17 एसडीजी लक्ष्य हैं, और उसके 169 अगर देखा जाए तो इसके क्या है, उप लक्ष्य हैं। ये सतत विकास हमेशा बॉटम अप अप्रोच है, ध्यान रखना, ये बॉटम से अप जाने वाला अप्रोच है एसडीजी, ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं, 17 लक्ष्य हैं। 17 लक्ष्य हम इकोनॉमी में गिनाएंगे, इकोनॉमी में हो सकता है यहाँ भी गिना दिए हो तो अलग बात, लेकिन गिना सकते हैं, इकोनॉमी में ही ज्यादातर गिनाएंगे। निर्धनता, भूखमरी को समाप्त करने की सफलता, शांति स्थापना करने की, ठीक है। भूखमरी, निर्धनता, बच्चों की रोके जा सकने वाली मृत्यु को समाप्त करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए, उच्च गुणवत्तापूर्ण और सही समय पर विश्वसनीय डेटा उपलब्ध होना चाहिए, निर्धनता के मुद्दों को खाद्य और पोषण सुरक्षा नजरिए से अलग करके देखना, ये सब है सस्टेनेबल गोल में। हम डीकेडी करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से अच्छे क्वेश्चन होंगे, और हम हर एक आंसर में जहां हो सकता है एसडीजी यूज करेंगे। तो एसडीजी पे
एक डिकेडी अपना बनता है भाई, एक डिकेडी। और आप लोग याद दिलाना जरूर ना, ये छूट गया तो सब कुछ छूट गया एक तरह से। और इकोनॉमी में ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे। सतत विकास के लक्ष्य क्या है? तो अगर देखा जाए, भारत की रिपोर्ट 22 में था 121, अभी तो चेंज हो गया। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि भारत की क्या रिपोर्ट है, एसडीजी की प्राप्त करने की सही दिशा में अग्रसर है कि नहीं। तो हमेशा देखो, ध्यान देखो कि एसडीजी 12 मतलब जिम्मेदारियों के साथ खपत और उत्पादन, और एसडीजी 13 जलवायु कार्रवाई, ये सही दिशा में भारत का अग्रसर है। मतलब एसडीजी 12 और 13 में अच्छा काम कर रहा है। एसडीजी में कौन एसडीजी है जिसमें मध्यम सुधार किया है? ये हमेशा डाटा याद रखना। ये डाटा जब पूछ दिया जाए कि भारत की विकास सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए, तो यही बताना पड़ेगा कि 12 और 13 में क्या हुआ, अच्छा किया। और उसके साथ बताना पड़ेगा कि 12 है क्या, 13 क्या है। मध्यम सुधार किसमें किया है? तो निर्धनता उन्मूलन में। ठीक है। अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण में तो 3 है, 6 है, 7 है। एसडीजी 8 है, 9 है, इसमें मध्यम सुधार किया है। किसमें मंद सुधार किया, बहुत कम सुधार किया है? तो एसडीजी 2 में। ये एसडीजी 1 है, ये ध्यान रखना। 2 में शून्य भुखमरी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 4 में, 5 लैंगिक समानता में, 14 जल के नीचे जीवन, 15 भूमि पर जीवन, 16 शांति और 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साझेदारी। इसमें मंद सुधार हुआ है लेकिन बहुत कम सुधार हुआ है। गिरावट किसमें देखा गया है? तो एसडीजी 11 में देखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने कभी भी पूछ लिया जाए कि मूल्यांकन करिए, भारत में नीति आयोग द्वारा एसडीजी लक्ष्यों को उपलब्धियों या इंडेक्स के आधार पे मूल्यांकन करिए। तो 3 पार्ट में बांट देंगे कि सही दिशा में एसडीजी भारत सुधार कर रहा है, मध्यम सुधार किया है, मंद सुधार किया है, गिरावट किसमें गिरावट किया है, गिरावट हुआ है एसडीजी में। तो अब जरा सा बात करें कि हर एक का एग्जाम्पल आपको देना होगा, क्यों, कारण क्यों है, तो योजनाएं बतानी पड़ेंगी। तो हम वहां पे लिंक करेंगे जब डीकेडी करेंगे तब। लेकिन अभी एक बेसिक आइडिया मिल जा रहा है कि हाँ इतने, अगर मूल्यांकन करने के लिए एसडीजी की पूछे तो हम कितने पार्ट में बांटेंगे कि सही दिशा में अग्रसर है तो उसमें 2 बता देंगे, मध्यम सुधार में बता देंगे कि ये है, मंद सुधार में बता देंगे ये है, गिरावट किसमें हुई है तो ये है। तो हमारा मूल्यांकन हो जाएगा। और उसके साथ कुछ हम क्या बताएंगे उसका, जैसे कि एसडीजी को हासिल करने में भारत के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। तो मूल्यांकन का मतलब यही है। तो संरचनात्मक चुनौतियां हमेशा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां हमेशा बोलोगे कि इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है योजनाओं का। ठीक है। इनको निगरानी करने का तंत्र या प्रभावी तरीके से लागू करने का तंत्र नहीं विद्यमान है। नीति आयोग को कोई उतना ज्यादा पावर नहीं दिया गया है, केवल निगरानी नोडल एजेंसी बनाया गया। आगे की राय क्या होना चाहिए? आगे की राय में एसडीजी का स्थानांतरण जोड़ लेना, क्योंकि ये अभी चर्चा में रहा, 2022 में बहुत ज्यादा रहा चर्चा में। शिक्षा, रोजगार और मानव संसाधन के विकास के नए सिरे को तैयार करना, नई अप्रत्यक्ष अवसंरचना का निर्माण करना, ऐसे बहुत सारे कर सकते हैं। लेकिन हमारा यह है कि डीकेटी जब करेंगे तो वहां पे सारी चीजें आ जाएंगी, बस डायमेंशन जानते रहो। अब आता है लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या है लोकलाइजेशन? तो जानते हो कि एसडीजी 17 लक्ष्यों का क्या है, एक समुच्चय है। और ये लक्ष्य में क्या क्या है? तो गरीबी उन्मूलन है, असमानता को हटाना है, आर्थिक रूप से विकास करना, समावेशी विकास करना है, और क्या है, सामाजिक उत्थान करना है। और 2015 कॉप 21 में इसको लाया गया। अगर हम बात करें एसडीजी की स्थानीयकरण की, तो हमें क्या बातें इसमें ध्यान रखना है कि स्थानीय विकास नीति के लिए एक ढांचा प्रदान करने हेतु एसडीजी का उपयोग करना। कि कोई एक क्षेत्र है, लोकल क्षेत्र है, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव बातें जान के और उसके अनुसार हम एसडीजी को प्राप्त करने की क्या बनाए, योजना बनाए। वही होगा क्या, सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण। इसमें क्या है, बॉटम अप अप्रोच लाया जाता है। ठीक, बस हम अब देखो लाभ क्या होगा इससे, तो सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद होगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर मान लो कि ये क्षेत्र है और ये बहुत अच्छा विकास किया हुआ, यहीं पे एक दूसरा क्षेत्र है यहाँ विकास नहीं हुआ है। अगर हमने एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसके पॉजिटिव नेगेटिव बातें जान गए तो हम क्या करेंगे, इसमें
इनपुट बहुत अच्छा दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। जब आगे इसको बढ़ाएंगे तो इनके बीच में और इनके बीच में क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगा। तो प्रतिस्पर्धा संघवाद निर्माण होगा। क्यों, राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगा, स्टेट टू स्टेट होगा और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट होगा, स्टेट टू सेंटर भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का प्रोत्साहन मिलेगा स्थानीयकरण से। स्थानीयकृत समाधान होंगे, मतलब एक ही नियम सब चीजों पे लागू नहीं होता। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो नियम यहाँ पे बनाया गया इस क्षेत्र विशेष के लिए लाया है तो वन साइज फिट ऑल पे अप्रोच पे काम नहीं करता ही है, इस क्षेत्र के लिए अलग नियम लगाएंगे। ठीक है, सरकार की क्षमता में सुधार होगा और भारत अपना क्या होगा, विकास की दर भी बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। चुनौतियां क्या हैं एसडीजी के स्थानीयकरण से? भारत क्या है, विविधता वाला देश है, इसमें स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप रूपांतरण और अनुकूल अवसंरचना संबंधी चुनौतियां हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर से। फिर हम कहेंगे यहाँ बॉटम टू टॉप अप्रोच है, तो बॉटम के लोग ही जागरूक नहीं है, शिक्षित नहीं है। ठीक है, वो कैसे यहाँ पे इसके निष्पादन को या परफॉर्मेंस को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, ये चुनौतियां होंगी। ठीक है, दूसरी के राजनीतिक रूप से चुनौतियां होंगी, इच्छा शक्ति की कमी है, वो हर एक क्षेत्र को इवेल्युएट ही नहीं करना चाहते। तो तमाम तरह की चुनौतियां होंगी, डीकेडी में जब बताएंगे हर एक क्षेत्र में आपको याद हो जाएगा ना, ये बातें समझ में आना चाहिए। और ऐसी चुनौतियां हम देखा जाए तो वही अपना धर्म है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, तकनीकी, इस सब एसडीजी के स्थानीयकरण से संबंधित चुनौतियां होगा, सब देख लेना और निकाल लेना, दिमाग में आ जाएगा। एसडीजी के स्थानीयकरण हेतु किए गए क्या प्रयास किए गए हैं? नीति आयोग का गठन किया गया है स्थानीयकरण के द्वारा। देश में एसडीजी के अंगीकरण किया गया, निगरानी का निरीक्षण करना कौन करता है, नीति आयोग करता है। प्रतिस्पर्धी संघवाद के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के नीति आयोग क्या कर रहा है, इंडेक्स निकाल रहा है विभिन्न प्रकार के, तो उसकी वजह से एसडीजी को हवा मिल रही है। आगे की राह फिर से हम कह रहे हैं छोड़ देंगे, सुझाव होता है आगे की राह में, और सुझाव अपने हिसाब से सोच समझ के, क्यों, जब मालूम होगा आपको, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आगे की राह भी देंगे। चुनौतियां क्या हैं, तो चुनौतियां हर एक चीज में हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, तकनीकी, प्रशासनिक, सब चुनौतियां हैं एसडीजी को प्राप्त करने। तो वही सुझाव भी होंगे, उसी के जो आप चुनौतियां बताएंगे उसी के आधार पर सुझाव बताएंगे, कभी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं। भारत में संधारणीय कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात अगर कहा जाए तो एग्रीकल्चर हमारा सस्टेनेबल होना चाहिए, और जब भी सस्टेनेबल होगा तो जितना कृषि से जुड़े उत्पाद होंगे या इनपुट होगा, आउटपुट होगा, वो सबको हमें क्या करना होगा, सस्टेनेबल बनाना होगा। सस्टेनेबल बनाना होगा तो मतलब क्या, हमें कृषि मतलब क्या क्या है इसमें हमें करना होगा, जैविक कृषि करना होगा, प्राकृतिक कृषि को बढ़ाना होगा, पर्माकल्चर को बढ़ावा देना होगा, परिशुद्ध कृषि की बढ़ावा देना होगा, बायोडायनेमिक कृषि संरक्षण होगा, कृषि वानिकी को प्रमोट करना होगा, एकीकृत कीट प्रबंधन लाना होगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि इसको बना के ऐसे कि संसाधनीय कृषि में या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है, तो जैविक कृषि आता है, जैविक कृषि आ गया, प्राकृतिक कृषि करेंगे तो आ जाएगा, प्राकृतिक कृषि आ जाएगा, ठीक है, परिशुद्ध कृषि वो आएगा, ठीक है, आईपीएम आएगा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आएगा, ठीक है, एकीकृत कृषि प्रणाली आएगा, तकनीकी रूप से विकास होगा, गहनता प्रणाली आएगी, सतत गन्ना पहल आएगा, ये बहुत सारे के जितने हैं सब हम लिख सकते हैं एटीसी करके। सारी चीजें होंगी जो पर्यावरण से, सामाजिक रूप से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तीन चीजें हैं हम बोल लेना, आर्थिक रूप से सोच लेना, सामाजिक रूप से सोच लेना और पर्यावरण से। अगर इन तीनों को बैलेंस कर लिया ना तो हो गया। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में तीनों चीज डायमेंशन में सोच के यहाँ लिख दिया। जैसे पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए क्या करेंगे, जैविक कृषि लाएंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग देखो हर जगह हो रहा है, प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देंगे, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देंगे, जल संरक्षण को बढ़ावा देंगे,
टेक्नोलॉजी लाएंगे। आर्थिक रूप से क्या करेंगे, तो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए इन पे क्या करेंगे, इनपुट जो होंगे, इनपुट कौन लगाया जाता है कृषि में, इनपुट कौन से है, कृषि में इनपुट क्या है, ये सोचो। कृषि में इनपुट कौन सा है भाई, इतना तो जानते होगे, बीज हुआ, ठीक है, बीज हुआ, उर्वरक हुआ, ठीक है, क्या हुआ, कीटनाशक हुआ, सिंचाई हुआ, श्रम हुआ, यही तो इनपुट है। और सामाजिक आर्थिक की बात करेंगे तो जो इनपुट लगे, इनपुट माइनस आउटपुट क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। लाभ कैसे हो सकता है, तो इनपुट कॉस्ट में क्या हो, हमारी कमी आ जाए, सॉरी, लाभ क्या होता है, आउटपुट माइनस इनपुट होता है, आउटपुट माइनस इनपुट होता है, लाभ होगा, बेनिफिट होगा। तो आउटपुट हमारा क्या हो, ज्यादा हो, इनपुट क्या हो, कम हो, तो हमारा लाभ भी ज्यादा होगा, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण होंगे। और इनपुट को क्या करना पड़ेगा, हमें सस्ते दाम पे उपलब्ध करना होगा, सब्सिडी देना होगा और इनको बढ़ावा देना होगा। और कैसे होगा, जब उर्वरक हम क्या पेस्टिसाइड केमिकल यूज करेंगे तो हमें खरीदना होगा। जब घर ही पे गोबर वगैरह या हम कहें कि बायो फार्मिंग करें तो उर्वरक का हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, तो इनपुट का खर्चा बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना, इस तरह से सोचना है आपको। अब वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति इस समय देखा जाए एग्रीकल्चर की तो क्या है, तो अगर देखा जाए भारत जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या के मामले में प्रथम स्थान है, बड़ी बात है, याद रखना फ्री के लिए, और अभी भी बना हुआ है। और दुनिया का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है, सिक्किम है, ये भी मालूम है। बायोडायनेमिक कृषि, संरक्षण कृषि और पर्माकल्चर जैसी पद्धतियों को 4% से भी कम की भागीदारी है, ये सोचो 4% से कम भागीदारी किया जा रहा है। संधारणीय या सस्टेनेबल जो हमारी पद्धति है, जैसे फसल चक्र, कृषि वानिकी और वर्षा जल का संचयन, ये अभी हम क्या है शामिल तो किया जाता है लेकिन उतनी प्रभावी नहीं है, ठीक है। कृषि और चावल गहनता प्रणाली उच्च वृद्धि हुई थी। तो ये भारत की वर्तमान स्थिति। लाभ क्या होगा इससे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लाने से किसानों की आय सुनिश्चित होगी, मृदा संबंधित बेनिफिट होगा, पोषण और खाद्य सुरक्षा प्राप्त होगा, प्राकृतिक परितंत्र इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी को लाभ मिलेगा, ग्रामीण समुदाय क्या होंगे, मजबूत होंगे, आर्थिक रूप से उत्थान करेंगे, आर्थिक रूप से उत्थान करेंगे तो उनकी जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी, जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी तो बहुत कुछ बढ़ेगा, ठीक है। बाधाएं क्या है, फिर से बाधाएं, इनमें बाधाएं क्या है, तो किसानों में व्याप्त संदेह कि भाई अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारी पैदावार गिर जाएगी, पैदावार गिरेगा तो हमारा क्या होगा, लाभ कम होगा, तो हम अपना जीवन कैसे चलाएंगे, यही पहले सोचेंगे। बजट में अपर्याप्त या वित्त पोषण अपर्याप्त, संस्थागत कमियां, संस्थागत कमियां इसमें दिया नहीं है लेकिन संस्थागत कमियां, संस्थागत कमियां क्या है, संस्था की कमी, संस्थागत कमी क्या, संस्थागत कमी क्या, तो ऋण देना, कृषकों को ऋण देना, ठीक है, साख की कमी क्या, तो संस्थागत की कमी, कानून की कमी, जैसे भूमि कानून, भूमिका विखंडन, योजना, नीति इत्यादि, ठीक है। तो ये सारी चुनौतियां हमेशा रहेंगी। योजना और नीति क्या लाया गया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए क्या लाया गया, तो देखो राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन एनएमएस से लाया गया, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन लाया गया, परंपरागत कृषि विकास योजना लाया गया, ठीक, प्रमाणन के लिए भागीदारी गारंटी प्रणाली लाया गया, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम लाया गया, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति और कृषि निर्यात नीति के तहत नीतिगत समर्थन दिया गया, एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम लगाया गया, शून्य बजट प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया गया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाया गया, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से सहायता दिया गया। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, जो 2-4 योजनाएं आपको याद होना चाहिए हर सेक्टर में। अब आते हैं हरित क्रांति 2.0। ये इस बार इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि COP26 की बात थी उसमें, ठीक है ना, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, क्यों, इंपॉर्टेंट नहीं है जो तो नहीं है। हरित क्रांति के ऊपर जरूर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा,
तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग किया गया, जिसके भूमि क्षरण वगैरह पर्यावरण क्षरण क्या हुआ, बढ़ा। जल गहन फसलों को बढ़ावा देने की वजह से भूजल क्या हुआ, या वाटर क्राइसिस बढ़ा। मोटे अनाज और दलहन आदि जैसे पोषक फसलों की क्या हुई, उपेक्षा हुई। हरित क्रांति के पूछा जाए कि क्या प्रभाव हुआ, तो एक तरह से हमेशा दो प्रभाव बताना है इस पे, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव हम यहाँ बता रहे हैं, पॉजिटिव तो हरित क्रांति क्या किया ये तो जानते ही होगे, नहीं जाते हो तो फिर इस पे भी हो जाएगा। कृषि उत्पादन की गहनता और विस्तार में मोनोकल्चर हुआ, मतलब एकल फसल खेती किया जाने लगा, और जबकि हमें चक्रीय फसल करना चाहिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। पराली का दहन आदि जैसी प्रवृत्तियां वृद्धि हुई। परितंत्र सेवा और जैव जो बायोडाइवर्सिटी है वो संरक्षण नहीं हुआ, मतलब उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो आगे की राह क्या करना है, फिर से सोचना। अब आ जाते हैं हम लोग शून्य बजट प्राकृतिक खेती पे, जीरो बजट पे, नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। शून्य बजट प्राकृतिक खेती के बारे में क्या है, लगभग 70% कृषक परिवार अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं। जितना कृषि से उनको लाभ नहीं मिलता है उससे ज्यादा वो कृषि में खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से आधे से अधिक किसान क्या है, कर्ज में डूबे हुए हैं। ये NSSO का क्या है, डाटा है। शून्य बजट प्राकृतिक खेती है क्या, तो ये प्राकृतिक कृषि के सिद्धांतों पर आधारित कृषि तकनीकी है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि रसायन का उपयोग नहीं करेंगे, खेतों में रसायन का उपयोग नहीं करेंगे, और किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया जाएगा। मतलब हम कहें कि किसी प्रकार के इनपुट में खर्च कोई नहीं करेगा। कौन, किसान किसी प्रकार के इनपुट में खर्च नहीं करेगा, और बिना इनपुट पे खर्च किए खेती की जाती है, उसी को बोलते हैं शून्य बजट प्राकृतिक खेती। और इनपुट में क्या होता है, हमने बताया ना, हमेशा ध्यान रखना कि इसमें इनपुट में क्या आएगा, इससे पहले भी बता रखे हैं। और सोचो, बीज आएगा, उर्वरक आएगा, कीटनाशक आएगा, ठीक है ना, सिंचाई आएगी, श्रम आएगा, सब। लेकिन श्रम तो करना ही पड़ेगा ना, तो बिना इनपुट के खर्च किए क्या किया जाए, खेती किया जाए, उसको बोलते हैं शून्य बजट प्राकृतिक खेती। जैसे वेरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र के कृषक सुभाष पालेकर द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया है, किसको, शून्य बजट प्राकृतिक खेती को। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, सुभाष पालेकर ने ये शून्य बजट प्राकृतिक खेती को प्रतिपादित किया। और इन्होंने 1990 में के दशक में जो मध्य है, भारत के मध्य में हरित क्रांति के विकल्प के रूप में शून्य बजट प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया था। और अगर भारतीय सरकार देखें तो दो बजट में इसके उल्लेख किया है या चर्चा किया है। एक तो 19 और 20 के बजट में, और दूसरा 20 और 21 के बजट में। इसका दो बजटों में, भाषणों में इसका उल्लेख था, शून्य बजट प्राकृतिक खेती में। तो शून्य बजट प्राकृतिक खेती क्या होती है, इसके बारे में पूछ लिया जाए तो यही वो बताओगे। क्या महत्व है भाई, तो पहले तो इनपुट ही हो जाएगा तो लाभ इससे ज्यादा होगा, किसान रेडी नहीं होंगे। इसके तहत 50 से 60% कम पानी और कम बिजली की आवश्यकता होगी। यह मृदा और वायु संचरण के माध्यम से मीथेन उत्सर्जन में काफी कम करेगा। इसके तहत मृदा के पलवार में ढक दिया जाता है, मतलब मल्चिंग में ढक दिया जाता है, जिससे कृषि अपशिष्टों को जलाने की आवश्यकता नहीं होता है, मल्चिंग के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, हर तरह से फायदा होगा। सोचो तो पर्यावरणीय फायदा होगा, आर्थिक रूप से फायदा होगा, और सामाजिक रूप से फायदा होगा। ठीक है, मृदा के स्वास्थ्य में सुधार होगा, मृदा के स्वास्थ्य में सुधार होगा, ठीक है ना। जल की कम आवश्यकता होगी, मरुस्थलीकरण नहीं होगा, गहन सिंचाई, ये कहेंगे कि जल का प्रबंधन अच्छा होगा। इससे किसानों की आय क्या होगी, दोगुनी होगी। इसके क्या होगा, पेस्टिसाइड यूज नहीं किया जाएगा, अगर करेगा अभी बहुत जरूरी होगा तो जागरूकता विकसित होगी लोगों में। और जैविक खेती जैसे सिस्टम को क्या होगा, प्रोत्साहन देगा, जीरो बजटिंग। अब देखो, कार्बन तटस्थ कृषि, ये कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग न्यूज में रहा 2022 में। क्यों न्यूज में रहा, तो केरल ने प्रमोट किया था ये।
और पहला केरल ऐसा राज्य था जो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग किया था। तो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग का मतलब क्या होता है? 6 करोड़ ऑप्टेट किया था केरल ने। उस कार्बन न्यूट्रल का मतलब कि एक कोई खेत है, इस खेत से जितने CO2 और मीथेन उत्सर्जित हो रहे हैं, जितने क्या CO2 और मीथेन उत्सर्जित हो रहे हैं, इनका क्या कर लेना? अवशोषण कर लेना। अवशोषण कर लेना। अवशोषण कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? जितना उत्सर्जन हो रहा है उतना ही अवशोषण कर लिया तो कैसा हो जाएगा? कार्बन तटस्थ हो जाएगा। तो ये जलवायु तटस्थ प्रणाली भी बोला जाएगा। तो कार्बन को जितना उत्सर्जन कर रहे हैं उससे उसको सारा कैप्चर कर लेना ही कार्बन तटस्थ कृषि कहलाता है। सीधी बात है, और केरल में पहली बार हुआ। तो कार्बन तटस्थ की आवश्यकता क्यों है? तो कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। कार्बन फुटप्रिंट कम होगा तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम हो जाएगा, और उससे उत्सर्जन कम होगा तो क्लाइमेट चेंज पे प्रभाव, कुछ क्लाइमेट चेंज में भी कमी आएगी। खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगा। इसमें उर्वरकता, मृदा की उर्वरकता मतलब फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट भी बना रहेगा। इसलिए इस सबको सुनिश्चित करने के लिए क्या जरूरी है? अब बात करें कि भारत द्वारा किए जाने वाले प्रयास क्या है कार्बन न्यूट्रलिटी को प्राप्त करने के लिए, या जीरो कार्बन तटस्थ प्राप्त करने के लिए। तो नाइट्रोजन उर्वरकों को क्या किया जाए? अधिकतम कुशलता से उपयोग किया जाए। जुताई रहित कृषि, जीरो टिलेज फार्मिंग पद्धति को अपनाना जाना चाहिए। कार्बन फुटप्रिंटिंग को क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। कार्बन तटस्थ कृषि के लिए रणनीतियां बनानी चाहिए। कार्बन उत्सर्जन से बचना चाहिए। नवीकरणीय उत्पादन यूज करें, नुकसान में कमी करें, सर्कुलर इकोनॉमी यूज करें, ठीक है। उत्सर्जन में कमी करें, जैसे उत्सर्जन एवं अन्य इनपुट द्वारा एंट्री किण्वन करा जाए। मृदा और खाद प्रबंधन द्वारा भूमि उपयोग और इससे बदलाव के माध्यम से किया जा सकता है। कार्बन सिंक को बढ़ाना। इतना बोल बच्चन करने का क्या मतलब है? हम इतना बता रहे हैं, जरा सा सोचो कि हमको क्या करना है भैया? कार्बन न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल करना है तो क्या करेंगे? हम अपनी बुद्धि लगाओ ना। कार्बन न्यूट्रल करोगे तो क्या करना चाहिए? कार्बन तटस्थ के लिए तो हम कहेंगे कि इमिशन, कार्बन CO2 की इमिशन से क्या करना है? बचाव करना है, कमी करना है। इमिशन को कमी करेंगे तो कमी कैसे करेंगे भैया? CO2 के इमिशन करें तो हम टेक्नोलॉजी लेंगे। पहली बात तो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, हम रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोत्साहित करेंगे, हम नुकसान को क्या करेंगे? कम करेंगे, ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे। उत्सर्जन को कमी करने के लिए जो भी इनपुट हैं वो इनपुट में हम क्या करेंगे? इनपुट को पर्यावरण या कहते हैं ना पर्यावरणीय मित्र या इको फ्रेंडली जिसको बोलते हैं उसको बढ़ावा देंगे। कार्बन सिंक को बढ़ावा देंगे। कार्बन सिंक को मतलब क्या? CO2 को अगर इमिशन हो रहा है तो कार्बन सिंक करने के लिए क्या करेंगे? प्लांटेशन करेंगे। प्लांटेशन कहाँ करेंगे? जो हमारा बंजर जमीन वगैरह है वहां पे हम क्या करेंगे? प्लांट को लगाएंगे। रेलवे ट्रैक के पे हम लगाएंगे, सड़क पे लगाएंगे, किनारे लगाएंगे, करेंगे, हरित करेंगे, कार्बन सिंक करेंगे। किसी तरह भूमि के उपयोग में परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा कार्बन न्यूट्रल। अब आ जाते हैं प्लास्टिक प्रदूषण की बात करें, प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात करें तो बोला गया था 2022 तक सभी प्रकार के एकल उपयोग वाले जो सिंगल प्लास्टिक यूज है उनको बंद कर दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो प्लास्टिक प्रदूषण से जुड़ा क्या मामले हैं, क्या डाटा है, तो प्रति वर्ष 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट पैदा होते हैं प्रति वर्ष। पिछले 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति पैदा होने वाला प्लास्टिक अपशिष्ट लगभग कितना हो गया? 2 गुना हो गया। इसकी इंटेंसिटी, गहनता को समझ सकते हो इस बात से। वर्तमान में प्लास्टिक अपशिष्ट का केवल 60% ही क्या किया जाता है? संग्रहित किया जाता है, बाकी 40% रह ही जाता है। तो प्लास्टिक उपयोग का क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? पर्यावरण पे प्रभाव पड़ेगा, और पर्यावरण के प्रभाव पड़ेगा तो कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा? लिथोस्फीयर पे, एटमॉस्फेयर पे, हाइड्रोस्फीयर पे और बायो कम्युनिटी पे पड़ेगा। सोच के देखना। आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक रूप से प्रभाव कहाँ पड़ेगा? तो आर्थिक प्रभाव पड़ेगा ये जितने भी मत्स्य और पर्यटन उद्योग हैं, जितने उद्योग हैं उन पे होगा।
ठीक है, जलायन वगैरह की बाधा बन जाता है तो ये इसकी वजह से प्रभाव होगा। तीसरा क्या, स्वास्थ्य पे प्रभाव होगा। तो हम चाहे इसको देख लें पूरी तरह से आर्थिक रूप से, यहाँ पे बायो कम्युनिटी है, यहाँ पे जीवन स्वास्थ्य को लेके इंडिकेट कर सकते हो, किसी तरह कर सकते हो, इससे बाहर नहीं आएगा। योजना और नीति या पहल क्या लाया गया प्लास्टिक को पोल्यूशन से निपटने के लिए, तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लाया गया और इसको 2021 में संशोधन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन लेके आया गया, ठीक है, 2.0। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के साथ साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इसमें स्वच्छ भारत मिशन में शामिल है। महुआ, जो महुआ है, महुआ किसको बोलते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ क्या, अर्बन वाले जो होते हैं शहरी, उसमें अपशिष्ट को रोकने के लिए वो नीति बनाए। भारत ने 2019 में आयोजित चौथी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों से होने वाले प्रदूषण का समाधान करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था। ये भी बड़ी बात है। निजी क्षेत्र का सहयोग लिया गया, जैसे इंडिया प्लास्टिक पैक, अन प्लास्टिक कलेक्टिव इत्यादि का भी उपयोग किया गया। बाधाएं क्या है, क्या हैं उसको लेके, तो बाधाएं हमारी सबसे बड़ी बातें हैं कि एक प्लास्टिक की अपनी रसायन कंपोनेंट क्या, तो बहुत समय के बाद डिग्रेडेशन होता है। दूसरा क्या, तकनीकी की कमी है। क्या हम प्लास्टिक यूज करें तो उसको रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं, रिसाइकिल कैसे करें, तो वो अप्रोच हमारे पास कमी है, डाउन है। और जन जागरूकता, तीसरा क्या है, जन जागरूकता कमी है। जो कानून है प्लास्टिक को उपयोग करने के लिए, कानून भी प्रभावी नहीं, आज भी लोग प्लास्टिक यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे देखा जाए तो प्लास्टिक की जो मोटाई बोला गया है कि इतने माइक्रोन होना चाहिए, वो मोटाई को भी निर्धारित करते हैं। तो ये सारी बाधाएं हैं। अब हम यहाँ पे अलग होगा, लेकिन हमने जो बोला अपनी डीकेडी में सिंपल वे में बोला, जो कि लिख सकते हैं। आगे की राह फिर से हमने कहा कि नहीं होगा, आगे की राह अपने से होना चाहिए। प्लास्टिक से हमने क्या क्या चिंताएं देखा, तो रासायनिक कंपोजिशन है, तो रासायनिक कंपोजिशन को क्या कर दें, चेंज कर दें, डिग्रेडेबल बना दें। डिग्रेडेबल क्या बन रहे, तो बायोप्लास्टिक का निर्माण करें ना, इसके जगह क्या पे करें भाई, डिग्रेडेबल बैग का यूज करें। घर पे बोले कि सब्जी ले जाना है तो बैग लेके जाए, ऐसा कुछ करें रासायनिक कंपोनेंट पे। दूसरा क्या, हमारा नियम कानून प्रभावी बनाए। नहीं, आगे की राह पे क्या बोल सकते, जो चुनौतियां बोला उसी पे बोल रहे हैं ना, वही बोलना ही है। यहाँ पे पता नहीं क्या क्या बोल वचन बोला गया, हमें नहीं मतलब है। हमने कहा ना कि अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है उससे उठाओ हमेशा नंबर, जो कि हमने पहले ही बोला था सिलेक्शन से पहले, यहाँ पे सपना मैम का सिलेक्शन हुआ था तभी हम आप लोग को क्लास लिए थे। तभी आगे की राह पे कभी पढ़ना नहीं चाहिए, वहां पे एक आध पॉइंट अगर अच्छे मिल जाते हैं तो दिमाग में क्लिक हो जाता है, लेकिन सोचना आपको है ना, ठीक। तो ये आज का टॉपिक रहा। इसके बाद 2 लेक्चर और हैं, इन्वायरमेंट हमारा खत्म हो जाएगा, डीकेडी बचेगा, 2 या 3 डीकेडी में हम खत्म करेंगे, और वो जब चाहें तब हम लोग कर सकते हैं ना। लेकिन ये देख के उसके बाद हाँ, हमें पता चलेगा लाइक से, जितने लोग लाइक करोगे उतने ही समझेंगे कि देख लिए हो। अगर 1 लाइक होगा तो हम समझेंगे कि 1 ही लोग देखा है, और उसको भी फाइंड आउट कर लेंगे कौन किया ना। हमें पता होना चाहिए कि आप लोग देख रहे हो कि नहीं, हम निगरानी तंत्र भी तो अपना मजबूत रखें ना। आप लोग ऐसा नहीं हो कि भटक रहे हो। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट 2 टॉपिक और 2 लेक्चर हैं, उसको करने के बाद डीकेडी करते हैं, मजा आएगा, ठीक है। लेकिन देखना पूरा। चलो, थैंक यू सो मच।